अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन सदर का स्पेन इमिग्रेशन के बारे में एक अहम बयान सामने आया है। इस पे बात करूंगा डिटेल के साथ और आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद स्पेन फैमिली वीजा फाइल जमा करवाने का क्या तरीकाकार है। बहुत ज्यादा फैमिलीज और दोस्त इस पे कमेंट कर रहे हैं, इस पे बात करूंगा डिटेल के साथ। उसके बाद 2 यूरोपीय मालिक में अगर आप काम करते हैं तो आपकी पेंशन का क्या बनेगा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं तो क्या तरीका कार है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में आप लोगों के साथ बात करूंगा कि ज्यादा उम्र वाले बच्चों का वीजा या वर्क परमिट, इस पे भी काफी दोस्तों के फैमिलीज के कमेंट आए हैं। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। काफी अहम आज की ये वीडियो रहेगी दोस्तों। तमाम टॉपिक को अच्छी तरह आपने सुनना है। सुनने के बाद आपने इस पे अगर की कमी बेशी हो, आपको भी चीज की समझ नहीं आई, तो तब आपने कमेंट करना है। ऐसा नहीं करना कि हाफ वीडियो देखी और मुझे कमेंट कर दिया, हालांकि उसी वीडियो में वो तमाम आंसर होता है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरा वो टॉपिक कवर होता हुआ नहीं सुनते, उस वक्त तक आपको सही तौर पे समझ नहीं आ सकती। इस वजह से वीडियो को पूरा देखा करें। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि आज लिंक कौन से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज न्यूज एक है यूरोपीय यूनियन के सदर की स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड अहम जो बयान है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो तीनों हैं वो काफी अहम इन्फॉर्मेशन हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे आप दोस्तों के कमेंट आए हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यूरोपीय यूनियन के सदर ने इमिग्रेशन के बारे में, जो कि स्पेन इमिग्रेशन है, इसके बारे में क्या कहा है। थोड़ा सा डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कोरोना वायरस के बाद यूरोपीय यूनियन ने स्पेन को 117 मिलियन यूरो दिए थे इमिग्रेंट्स को देने के लिए, इमिग्रेशन को संभालने, इलीगल इमिग्रेंट्स को संभालने की मद में मदद के तौर पे। उसके बाद जो है वो गाहे बगाहे यूरोपीय यूनियन वैसे भी रकम देती रही है कि स्पेन जो है वो इमिग्रेंट्स को और इमिग्रेशन के मामलात को सही तौर पे चला सके। इसके बाद जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के, उन्होंने कनारिया सूबा को पिछले महीने जो है वो 50 मिलियन पे किए हैं, ताकि जो वहां पे बच्चे आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, उनको वहां पे संभाला जा सके, उनको कैंप्स में और तमाम चीजों में रखा जा सके। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ये कमेंट करते हैं कि जो बच्चे हैं इमिग्रेंट्स वो और बड़े, इसमें क्या फर्क है, और दोनों जो है बच्चों का और इमिग्रेंट्स का और बड़े इमिग्रेंट्स में क्या बेनिफिट है, जो कि इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है बच्चों के बारे में और बड़ों के बारे में। तो यहां पे आपको बताता चलूं कि अब यूरोपीय यूनियन भी इसी पे फोकस कर रही है और स्पेन भी इसी पे फोकस कर रहा है, और काफी ज्यादा परेशान है बच्चे जो आ रहे हैं इमिग्रेंट्स के तौर पे। असल में जो यूएनओ का और यूरोपीय यूनियन का लॉ है वो ये है कि जो इमिग्रेंट बच्चे यहाँ पे 18 साल के कम उम्र में इंटर होते हैं, वो जब तक उनकी 18 साल उम्र नहीं होती, वो स्टेट उसकी जिम्मेदार होती है खाने पीने की, रहायशों की, एजुकेशन की, हर चीज की। तो जब तक वो 18 साल के नहीं होते, उनको जो है वो स्टेट संभालती है। जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनको लीगल करती है और उनको फिर आजाद करती है कि वो अपनी जिंदगी गुजारें। यही वजह है कि बच्चे जो इंटर हो रहे हैं उस पर हुकूमत ज्यादा परेशान है कि इनकी तमाम जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगी, और यही रीजन है कि यूरोपीय यूनियन से भी मदद मांगी जा रही है और खुद स्पेन की हुकूमत भी परेशान है, और ये तमाम चीजें हो रही हैं। आपको पता है लास्ट डेज में मैंने वजीर दाखिला का आपको एक लिंक शेयर किया था और न्यूज दी थी कि उसने मदद मांगी है यूरोपीय यूनियन से, और उन्होंने कहा कि जो यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर फोर्स है उसको भेजा जाए ताकि वो कंट्रोल करिए। तमाम चीजें आपके इल्म में होंगी कि काफी ज्यादा इस पे वो हाइप क्रिएट हुई है। अब नई जो अपडेट आई है वो ये आई है कि जो यूरोपीय यूनियन के सदर हैं उन्होंने खुद अब ऑफर की है, इन ऑफर्स के बाद, कि हम कनारिया सूबा में जो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे इंटर हो रहे हैं उसमें मदद करने के लिए स्पेन की तैयार है। इसके साथ साथ इमिग्रेशन जो इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट इलीगल हैं उसके लिए भी तैयार है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले तक यूरोपीय यूनियन जोर देती रही है स्पेन पे कि इमिग्रेशन ओपन करे, और अभी भी वो कहते हैं कि हम फेवर करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन ओपन करे और इतनी बड़ी तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं वो लीगल हो सकें, और स्पेन के लिए भी बेहतरी आई और उन इलीगल इमिग्रेंट्स की जिंदगियों में भी आसानी आए। अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन इसमें इन्वॉल्व हो रही है।
उम्मीद है कि अनकरीब ये जो छोटे छोटे मसले हैं स्पेन की हुकूमत को इमिग्रेशन ओपन करने के लिए, इमिग्रेंट से रिलेटेड जो कवानीन है उनको बनाने के लिए, अपोजिशन जमातों की तरफ से जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो काफी हद तक अब क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के पास इतनी पावर है कि वो काफी चीजें जो है अपने तौर पर कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा फाइल जमा करवाने का तरीका क्या है। अब बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि हम टीसीएस की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो ओपन नहीं हो रही, क्या टाइमिंग है, कब हम ओपन करें, वहां पे बैठे वो ओपन होती है तो हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको खुद जाना पड़ेगा। वहां पे बहुत ज्यादा कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, वहां पे फैमिलीज को बहुत ज्यादा अर्ली सुबह जाना पड़ता है। अगर आपका कि वहां पे रिलेटिव है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, वहां पे जाएं, उनके पास रहें और अर्ली मॉर्निंग जो है वो 3, 4, 5 बजे तक आप लाजमी तौर पे वहां पे पहुंच जाएं। उसके बाद जो है वो लाइन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और जो एंड पे लोग आते हैं वो अमूमन तौर पे रह जाते हैं, क्योंकि उनका डे बाई डे कोटा होता है जो कि वो डिफरेंट चेंज करते रहते हैं। कभी वो 10 बंदों के लेते हैं, कभी 15 बंदों के, कभी 7 बंदों के। इस तरह की मोनोपोली जो है वहां पे चल रही है। हमने काफी कोशिशें तो की हैं, मेल्स वगैरह की हैं, सारी चीजें की हैं, लेकिन अब मसला यह है कि उनके साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि वो पूरा होगा तो उसके बाद ही वो किसी और कंपनी के साथ कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसी तरह से अपनी फाइल सबमिट करवानी है, तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करके कोई भी उसमें कमी बेशी ना हो ले जाएं और वहां पे अर्ली मॉर्निंग जो है वो सबमिट करवाने की कोशिश करें। यही एक रास्ता है जो कि अभी यूज हो रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि 2 यूरोपियन मुल्क में आप काम करते हैं तो पेंशन का क्या बनेगा और क्या ऐसा मुमकिन है। बेशुमार दोस्त ऐसे हैं और बेशुमार मेरे जाती तौर पे जानने वाले हैं जिन्होंने स्पेन में ऑटोनोमो चलाई है और वो खुद जर्मनी में, नॉर्वे में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं और ऐसा मुमकिन है। ऑटोनोमो मुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वर्क जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें कि मैं यहां भी काम कर रहा हूं और वहां पे भी काम कर रहा हूं। ऑटोनोमो पे आप शो कर सकते हैं आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ है, मुलाजिम का लाजमी तौर पे आपको आलता चलाना पड़ेगा, वरना वो फेक में चला जाएगा, आपके लिए मसला बन सकता है। तो ये इस तरीके से आप चला सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बिजनेस यहाँ पे करें और वहां पे आप जॉब का कर लें या वहां पे भी बिजनेस का कर लें तो आप बिल्कुल चला सकते हैं। बेशुमार लोग चला रहे हैं, कोई भी मसला नहीं है। अब यहां तक बात रही है पेंशन की, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। वो मैंने डिटेल वीडियो में सारी चीजें जो है वो मैंने मेंशन की थी कि जब आप रिटायर होंगे तो आपका यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मुल्क में आपने काम किया है तो वो क्या तरीकाकार होगा, और अगर 1, 2, 3 मुल्कों में किया है तो वो ये तमाम चीजें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी, जो अभी मैं ओवरव्यू दोबारा से कर देता हूं। आपने जब 1, 2, 3 मुल्क में यूरोपीय यूनियन में काम किया है तो आप जब रिटायर होंगे तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन होगा तमाम ममालिक की पेंशन एक जगह पे लेने का या हर मुल्क की अलग-अलग से अप्लाई करने का। अमूमन तौर पे लोग क्या करते हैं, जिस मुल्क में उस वक्त रह रहे होते हैं उसी मुल्क में बैठ के तमाम ममालिक में पेंशन अप्लाई कर देते हैं और तमाम ममालिक की पेंशन वहीं पे आना शुरू हो जाती है। ये याद रखें कि यूरोपीय यूनियन और उसके अंदर जो शेंजन स्टेट्स हैं ये इसी तरह जैसे एक कंट्री है और इसके रूल और रेगुलेशन भी उसी तरह जैसे एक कंट्री है। तो इस वजह से ये परेशानी ना लें कि आपको कल को पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन आपको 1-1 यूरो जो आपका है वो आपको मिलेगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सारे लोग ये पेंशन ले रहे हैं। और जहां तक बात है 2 मुल्कों में काम करने की या 3 मुल्कों में काम करने की, वो आप बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है और बेशुमार लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ज्यादा उम्र के जो बच्चे रह जाते हैं पीछे होम कंट्री में और उनकी उम्र ज्यादा होती है, फैमिली वीजे में उनको अपने साथ नहीं ला सकते, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, उनके बच्चे भी हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक दोस्त हैं, उन्होंने नुमान नसीर नामी इस तरह उन्होंने एक कमेंट किया, वो काफी परेशान लगे मुझे। उन्होंने ये कहा कि इस तरह से, अब मैं डिटेल उसकी इस वजह से नहीं बताऊंगा कि वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि उनके फैमिली के एक अहम फर्द हैं जिनके तमाम पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं और वो पेरेंट्स जो हैं उनकी सिर्फ वही एक फैमिली मेंबर हैं जो वहां पे हैं।
तो किस तरह से मुमकिन है कि अब वो यहाँ पे वो बुला सकते हैं, उनका यहाँ पे बिजनेस भी सेट है, तमाम फैमिली भी यहाँ पे है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, लेकिन उनका कहना था विजिट वीजे के लिए बिल्कुल विजिट वीजा नहीं लगवाना चाहिए। अगर वो यहाँ पे सेट है तो उनको लाजमी तौर पे वर्क परमिट सेंड करना चाहिए। जहां तक बात है कि आने का और साथ बच्चों का, वो तमाम फिलहाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही जिनका उनके साथ ब्लड रिलेशन है, जो उनका बेटा या बेटी है, वही वर्क परमिट पे आएंगे और यहाँ पे 1 साल उनको गुजारना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा और अपनी सैलरीज वगैरह बनानी पड़ेगी। फिर वो अपनी तमाम फैमिली को, यहाँ पे अगर बीवी हैं तो अपने खामद को और बच्चों को, अगर यहाँ पे खामद हैं तो वहां पे अपने बीवी और बच्चों को बुला सकेंगे। कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि विजिट वीजे पे अगर आना भी है तो उसके बाद वर्क परमिट पे ट्राई करें। अगर हो सके तो पहली मरतबा या वर्क परमिट पे अप्लाई करेंगे तो वो लग जाएगा, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारी फैमिलीज ने इस तरह अपने बच्चों को बुलवाया वर्क परमिट पे। ये जरूरी नहीं है कि उनका अपना बिजनेस सेट होना चाहिए, वो किसी से वर्क परमिट अगर लेके अपने पास बुलवाना चाहते हैं तो बुलवा सकते हैं। बेशक वहां पे बेटा या बेटी शादीशुदा हो, उनके बच्चे हों, बगैर शादीशुदा हो, 18 साल से उम्र ज्यादा हो, कोई भी इसमें जो है वो पाबंदी नहीं है, वो बुलवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।